नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार अड़ी, संसद में नीट पर बहस नहीं होने दी, सदन सोमवार तक स्थगित। कांग्रेस के कई सांसदों ने शुक्रवार सुबह को नीट पर चर्चा कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर ने इस पर चर्चा नहीं होने दी। सदन पहले दोपहर तक स्थगित हुआ। करीब 12 बजे तक जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्ष ने फिर से नीट पर चर्चा की मांग रखी। इस पर स्पीकर ने सोमवार तक सदन स्थगित कर दी। सत्ता पक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की मांग की, लेकिन विपक्ष ने कहा कि इस काम को रोककर सबसे पहले नीट पर चर्चा कराई जाए। देश के युवक आंदोलनरत हैं, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। भारी शोरगुल के बीच लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से नीट मुद्दे और एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया और जोर दिया कि यह युवाओं का मामला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, कल गुरुवार विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने एक बैठक की और आराम से ये निर्णय लिया कि आज हम नीट मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। यहाँ सदन में नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि यह हमारे युवाओं से संबंधित है और गहन और सम्मानजनक चर्चा का हकदार है। हम इसे सम्मान के साथ लेंगे। मैं आपको चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि यह हमारे युवाओं के बारे में है। संसद को यह संदेश देना चाहिए कि भारत सरकार और विपक्ष दोनों छात्राओं की चिंताओं को दूर करने के लिए एकजुट हैं। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन और गुरई गोगोई ने नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की विफलता पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था। दिल्ली में पुणे हिट एंड रन जैसा मामला। मौज मस्ती पर निकले नाबालिग ने 5 लोगों को टक्कर मारी, पुलिस ने पकड़ा। पुणे हिट एंड रन मामला की दर्दनाक यादें पुराने हुई नहीं थी कि अब दिल्ली में वैसा ही मामला सामने आया है। देश की राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकले 16 साल के नाबालिग ने अपने पिता की बलेनो कार से एक के बाद एक करीब 5 लोगों को टक्कर मारी। आरोपी सुबह करीब 7 बजे पिता की गाड़ी लेकर निकला था। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने इलाके की छाछी बिल्डिंग के पास छोले भटूरे खाए। बाद में तीनों घूमने निकल पड़े। गीता कॉलोनी थाने के पास सुबह करीब 7:45 बजे आरोपियों ने रेहड़ी वाले को टक्कर मारने के बाद एक महिला सफाई कर्मी को टक्कर मारी। बाद में 3 अन्य लोगों को टक्कर मारने के बाद भीड़ ने लड़के को पकड़ा। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया है और कार कब्जे में ली है। मामले की छानबीन जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घायलों का डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनको प्राथमिक इलाज के बाद उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देश में नीट के खिलाफ माहौल। डीएमके के बाद टीएमसी ने कहा, इसे खत्म करो। मेडिकल एंट्रेंस नीट के खिलाफ देश में माहौल बनता जा रहा है। मोदी सरकार ने संसद के दोनों सदनों में इस पर शुक्रवार को बहस नहीं होने दी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी को इस चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन स्पीकर ने फौरन सदन को ही स्थगित कर दिया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी खुलकर नीट को खत्म करने की मांग कर दी है। ममता से पहले डीएमके और एमके स्टालिन भी ऐसी ही मांग कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने पीएम से नीट को खत्म करने और राज्य सरकारों द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करने की पिछली प्रणाली को बहाल करने का आग्रह किया। नीट के खिलाफ लगभग 1 महीने से देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को कुछ युवक एनटीए के दफ्तर में घुस गए और वहां प्रदर्शन किया। बिहार और गुजरात पुलिस ने इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने भी कुछ गिरफ्तारियां की हैं। ममता ने अपने पत्र में पीएम मोदी को लिखा है, मैं नीट परीक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रम के संबंध में आपको लिखने के लिए बाध्य हूँ। पेपर लीक के आरोप, परीक्षा के संचालन में शामिल कुछ लोगों और अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने, कुछ छात्रों को परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए समायोजित करना, ग्रेस मार्क्स देना आदि कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे मामलों की गहन, स्वच्छ और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। दिल्ली के बाद गुजरात में बड़ा हादसा। भारी बारिश के चलते राजकोट एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर की छत ढही। गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर आज दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां भारी बारिश के कारण राजकोट एयरपोर्ट पर भी कैनोपी गिर गई है। बताया जा रहा है कि पैसेंजर पिकअप एंड ड्रॉप एरिया के बाहर छत ढह गई है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही दिल्ली में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। वह गुरुवार को जबलपुर एयरपोर्ट का भी सेट गिर गया था। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जबलपुर में 450 करोड़ से नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट का सेट पहली ही बारिश में कार के ऊपर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 3 महीने पहले ही टर्मिनल का मोदी जी ने लोकार्पण किया था। उन्होंने लिखा था कि मोदी जी की गारंटी बस 3 महीने ही टिक पाई। मामला खमरिया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट का ऊपरी छज्जा अचानक गिर गया था।
इस दौरान वहां खड़ी एक अधिकारी की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं आई। गौरतलब है कि 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में 425 करोड़ की लागत से बने डुमना नवनिर्मित एयरपोर्ट और ग्वालियर एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया था। महज 3 महीने में एयरपोर्ट का छज्जा टूटना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बता दें, सुबह करीब 5 बजे भारी बारिश के कारण IGIA घरेलू एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाहर प्रस्थान द्वार संख्या 1 से लेकर संख्या द्वार 2 तक फैला शेड गिर गया था, जिससे करीब 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे और करीब 6 लोग घायल हो गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। UGC नेट के लिए नई तारीखें घोषित। NTA ने UGC नेट के नए सिरे से परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। संस्था ने अलग अलग परीक्षाओं के लिए अगले महीने से तारीखों की सूची जारी की है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी UGC नेट 2024 जून सत्र की परीक्षा के लिए यह घोषणा हाल ही में परीक्षा रद्द किए जाने के बाद की है। NCET 2024 परीक्षा 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। संयुक्त CSIR UGC नेट 25 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी, जबकि UGC नेट जून 2024 के लिए 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित होगी। इस बीच अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा यानी AIPGET 2024 पहले से ही निर्धारित 6 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इससे पहले जून शिफ्ट की परीक्षा 18 जून को 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी, लेकिन गड़बड़ी की संभावनाओं को लेकर ही 19 जून को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 18 जून को 317 से अधिक शहरों में 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके लिए 9 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। NTA ने यह कहते हुए UGC नेट को रद्द कर दिया था कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि सरकार परीक्षाओं को शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक मामले में बढ़ते दबाव के बीच परीक्षा रद्द करने के फैसले के एक दिन बाद ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार माना था कि जांच से पता चला है कि प्रश्न पत्र डार्क नेट में लीक हो गया था। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर प्रसारित प्रश्न पत्र मूल प्रश्न पत्र से मेल खाता था। उसी दिन देर शाम को UGC नेट मामले में CBI ने केस दर्ज कर लिया था। इसके अलावा CBI जाँच के बाद पता चला कि पेपर 16 जून को डार्क नेट और अन्य सोशल मीडिया चैनलों पर परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले ही लीक हो गया था और 5 लाख रुपए से अधिक की कीमत पर बेचा गया था। नर्क में वापसी, तबाह हो चुके गाजा में एक UN मानवीय सहायता कर्मी का सफर। पिछले 9 महीनों से युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में प्रवेश करना बेहद चुनौतीपूर्ण है और वहां सहायता आपूर्ति व ईंधन की किल्लत के बीच मानवीय सहायता कर्मी एक कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। मौजूदा हालात में जरूरतमंदों की एक अति आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए उनके पास सीमित साधन है। UN सहायता कर्मी लुइस वाटरीज ने गाजा वापस पहुंचने के बाद UN न्यूज को शुक्रवार को यह जानकारी दी है। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UN एजेंसी के वरिष्ठ संचार अधिकारी लुइस वाटरीज ने बताया कि आप उत्तरी गाजा, मध्य इलाके और दक्षिणी गाजा से बमबारी धमाकों को सुन सकते हैं। गाजा अब पृथ्वी पर वास्तव में नर्क है। वहाँ बहुत ही गर्मी है, कचरा हर जगह बिखरा पड़ा है, लोग प्लास्टिक सीट के नीचे रह रहे हैं और जहाँ तापमान और बढ़ जाता है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास व अन्य चरमपंथी गुटों के आतंकी हमलों के और लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद इजरायली सैन्य बलों ने बड़े पैमाने पर गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिससे बड़ी संख्या में फिलिस्तीन हताहत हुए हैं और एक विशाल मानवीय संकट उपजा है। गुरुवार को दक्षिणी गाजा में स्थित केरम सलोम सीमा चौकी पार करने के बाद लुइस वाटरीज ने कहा कि नज़दीक में स्थित रफा शहर बर्बाद हो चुका है। इससे पहले उन्होंने कई महीनों में गाजा का दौरा किया था, जहां रफा उनका शिविर था। उस समय इजरायली सेना ने इस अहम सीमा चौकी को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिससे गाजा में राहत पहुंचाने में अवरोध खड़ा हो सके। UN सहायता कर्मी ने वहां से जब मध्य गाजा में स्थित अपने शिविर तक का सफर शुरू किया तो उन्हें रास्ते में भी बर्बादी के वही दृश्य दिखाई दिए। खान यूनिस से होकर गुजरना स्तब्धकारी था। यह एक वीरान शहर बन चुका है, हर चीज बर्बाद हो चुकी है। अब ऐसे बहुत से परिवार हैं जो इन बर्बाद खंडहर हो चुकी इमारतों में रह रहे हैं। जहां दीवारें पूरी तरह टूट चुकी हैं, वहां कंबल या प्लास्टिक की सीट लगी हुई है। लुइस वाटरीज ने उन खबरों की पुष्टि की है कि 9 महीनों से जारी भीषण इजरायली बमबारी के बाद कानून व्यवस्था दरक चुकी है। गाजा में आम नागरिकों के जीवन में विशाल उठापटक हुई है। जरूरतमंद फिलिस्तीनी भोजन की तलाश में मानवीय राहत ट्रकों के केरम सलोम चौकी को पार करने के बाद रास्ते में ही रोकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम पहुंचे तो सड़क पूरी तरह से लूटपाट कर रहे लोगों से भरी थी। हम वहां उस समय आए जब कुछ राहत ट्रक पहुंचे थे और सैकड़ों हथियारबंद व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने जिन ट्रकों को रास्ते में पार किया वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। उनकी विंड स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी। ये पूरी तरह से अराजकता जैसा महसूस हुआ। बंगाल के राज्यपाल ने ही CM ममता के खिलाफ किया अवमानना केस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं।
मुख्यमंत्री के इस बयान की बोस ने शुक्रवार को दिन में आलोचना की थी और कहा था कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और बदनामी वाली धारणा न बनाएं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में उन्होंने मुकदमा दायर किया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बंगाल के राज्यपाल ने कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ भी ऐसे ही टिप्पणी करने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि महिलाओं ने उन्हें बताया है कि वे राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वहां जाने से डरती हैं। रिपोर्ट के अनुसार इसी बयान के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बता दें कि 2 मई को यानी पिछले महीने राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू की थी। कर्मचारी ने बोस पर इस साल 24 अप्रैल और 2 मई को गवर्नर हाउस में उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। कर्मचारी के आरोपों पर अलग से जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, हाईकोर्ट ने कहा ईडी के दावे अस्पष्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें शाम तक जेल से रिहाई मिल गई। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कई करोड़ रुपए की जमीन का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए फर्जी लेन देन और जाली दस्तावेजों के माध्यम से रिकॉर्ड में हेरफेर करने की योजना चलाई थी। सोरेन को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के कथित अवैध अधिग्रहण में सोरेन की प्रत्यक्ष संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का यह दावा कि उस समय पर कार्रवाई ने सोरेन और अन्य आरोपियों को अवैध रूप से जमीन हासिल करने से रोक दिया अस्पष्ट है, क्योंकि अन्य गवाहों ने कहा है कि सोरेन ने पहले ही जमीन हासिल कर ली थी। अदालत ने कहा ईडी जिस समय के इस मामले की जांच कर रही है उस अवधि के दौरान सोरेन झारखंड में सत्ता में नहीं थे। कोर्ट ने कहा उस जमीन से कथित विस्थापितों के पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों के पास न जाने का कोई कारण नहीं था। अगर याचिकाकर्ता ने उस जमीन पर अधिग्रहण किया था और उस पर कब्जा किया था जब याचिकाकर्ता सत्ता में नहीं था। किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में हेमंत सोरेन की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा इस तरह के कथित अधिग्रहण से पीड़ित किसी ने भी तथ्य के बावजूद शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया था। हेमंत सोरेन के वकील अरुणाभ चौधरी ने पीटीआई को बताया जमानत मिल गई है। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन दोषी नहीं है और याचिकाकर्ता को जमानत दिए जाने पर उसके अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। बिहार में एक और निर्माणाधीन पुल ढहा, 9 दिनों में 5वीं घटना। बिहार के एक और निर्माणाधीन पुल ढह गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पुल ढहने की खबरें सामने आ रही हैं। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पुल ढहने की पिछले 9 दिनों में 5वीं घटना है। तेजस्वी ने इस घटना को खबरों में नहीं दिखाए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पुल का एक वीडियो फुटेज साझा करते हुए पोस्ट किया, 9 दिन के अंदर बिहार में यह 5वां पुल गिरा है। मधुबनी सुपौल के बीच भूतही नदी पर वर्षों से निर्माणाधीन पुल गिरा। क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों? पुल ढहने की यह घटना बिहार के मधुबनी क्षेत्र की है। शुक्रवार को एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। यह घटना मधुबनी जिले के भेजा थाने के मधेपुर प्रखंड में हुई, जहां 75 मीटर लंबा पुल निर्माणाधीन था। एनडीटीवी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल 2021 से निर्माणाधीन था। इसका निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा था। जैसे ही जलस्तर बढ़ा, 25 मीटर लंबा सहायक कॉलम नीचे नदी में गिर गया। रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में गिरे हुए कॉलमों को बड़ी बड़ी त्रिपाल की चादरों से ढका हुआ दिखाया गया। इससे पहले गुरुवार को किशनगंज जिले में एक पुल ढह गया था। 23 जून को पूर्वी चंपारण जिले में एक निर्माणाधीन छोटा पुल ढह गया था। 22 जून को सिवान में गंडक नदी पर बना पुल ढह गया था। 19 जून को अररिया में एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। बीजेपी के मंत्री ने कहा शराबी पतियों को खाना नहीं दें, बेलन गैंग बनाए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के काबीना मंत्री द्वारा शराब को लेकर महिलाओं को दिए गए मशविरे पर बवाल हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंत्री से बयान के बाद इस्तीफा मांग लिया है। बयान पर मंत्री के साथ मुख्यमंत्री को भी ट्रोल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण और उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को ट्रोल किया जा रहा है। कुशवाहा 2023 विधानसभा चुनाव में चौथी बार विधायक चुने गए हैं। वह ग्वालियर से आते हैं। वे पहली बार 2003 में विधायक बने थे। पहली बार में ही उन्हें सरकार में राज्य मंत्री का पद मिल गया था। कुशवाहा शुक्रवार 28 जून को भोपाल में नशा मुक्ति अभियान से जुड़े विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने एक ऐसा अजीबोगरीब सुझाव दिया, शराब का सेवन करने वाले पतियों से परेशान महिलाओं को, जिस पर कार्यक्रम में सनाका खिंच गया। मंत्री ने कहा जिन महिलाओं के पति शराब का सेवन करते हैं ऐसी महिलाएं अपने पति से कहें कि वे शराब घर लाकर पिएं।
परिवारजनों के सामने पिए। मंत्री का यह भी कहना रहा, शराब घर लाकर पिएंगे, बच्चे सामने होंगे तो शर्म महसूस होगी, मात्रा घटेगी। मंत्री जी ने महिलाओं को यह भी सलाह दी कि अपने पतियों को बताइएगा, आपकी आदत अब बच्चे अपनाएंगे तो क्या होगा, कैसा महसूस करेंगे। सामाजिक न्याय मंत्री नारायण कुशवाहा ने पति की शराब की लत की वजह से परेशान राज्य की महिलाओं को यह सलाह भी दी, शराबी पतियों पर अंकुश लगाने के लिए महिलाएं बेलन गैंग बनाए, शराबी पतियों को खाना नहीं दे। मंत्री के मशवरे पर कांग्रेस भड़की हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बेतुकी और बहकी बात करने वाले मंत्री जी का तुरंत ही ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाना चाहिए था, जिससे पता चलता कि वे खुद तो नशे में नहीं हैं। गुप्ता का कहना है, बच्चों के सामने शराब पीने की सलाह आपत्तिजनक है। महिला वर्ग वैसे ही हलकान रहता है। बेलन गैंग बनाया और खाना नहीं दिया तो पति के कोप से बचाने के लिए मंत्री जी मौके पर पहुंचेंगे क्या? पुलिस पर पहरा बैठाएंगे क्या? बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।